मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान के प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मार्टिनडेल एंड मोनाचेसी के अनुसार जो विज्ञान की विशेषताएं हैं वो आपके समक्ष हैं। 5 बिंदु हैं। देखिए, पहला अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण, वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तीसरा बिंदु है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। चौथा बिंदु है भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। पांचवा बिंदु है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। इसी के संबंध में गिलिन एंड गिलिन के अनुसार भी सामाजिक अनुसंधान के दौरान विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए, 5 बिंदु निम्न प्रकार से हैं। तटस्थता या वैश्विकता, ये सामाजिक विज्ञानों में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑब्जेक्टिविटी। धैर्य, पेशेंस। सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ इनक्विजिटिवनेस। रचनात्मक विचार शक्ति, क्रिएटिव थिंकिंग पावर। इन सभी बिंदुओं पर फोकस करने के बाद, इनका विवेचन करने के बाद ये स्पष्ट होता है कि विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। इन बिंदुओं पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहले इन बिंदुओं को हम इन पर फोकस करें और चर्चा करें। उसके पश्चात आपको लगेगा कि ये जो बिंदु हैं, ये जो निष्कर्ष हैं, ये वो विशेषताएं हैं जो विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए इन बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करें। मार्टिनडेल और मोनाचेसी ने विज्ञान के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विज्ञान भी विचारने का ही एक ढंग है और सभी प्रकार के विचारों की तरह यह समस्याओं के प्रत्युत्तर के रूप में उदित होता है। विज्ञान के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। फर्स्ट है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। आपने एक डेफिनेशन को सुना होगा, वो गुड एंड हैट द्वारा दी गई है। यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुड एंड हैट ने लिखा है, जो कि विश्व में रिसर्च मैथडोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़े राइटर माने जाते हैं। उन्होंने इसके बारे में लिखा है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि, वैलिडेशन के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। उनका कहना है कि साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स इन ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। ऐसा गुड एंड हैट साहब कहते हैं। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। पीवी यंग ने अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नाम दिया है। आप देखेंगे कि एक होता है देखना, एक होता है अवलोकन। देखने को कहते हैं लुकिंग, अवलोकन को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो लुकिंग एंड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। लुकिंग में सामान्यतः आदमी चारों तरफ देख लेता है, लेकिन किसी विशिष्ट चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से नहीं देख पाता है। अतः लुकिंग साधारण देखना है। अवलोकन में व्यक्ति किसी चीज़ को कई दृष्टिकोण से उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने को लेकर उसका अवलोकन करता है। दूसरा बिंदु है सत्यापन तथा वर्गीकरण।
वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, दिस वन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि वर्गीकरण विज्ञान में बहुत आवश्यक है। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रवृत्ति एक सी है तो यह कहा जा सकता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक हैं। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग के समान तथ्य ही आएं और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। थर्ड पॉइंट है सामान्यीकरण। ये देखिए, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। बड़ी बड़ी थ्योरीज में हम देखते हैं कि उनका सामान्यीकरण किया जाता है, वो किसी विशिष्ट क्षेत्र तक लागू नहीं होती हैं बल्कि सर्वव्यापी होती हैं। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। सैम्पलिंग मेथड की जाती है और उसके निष्कर्षों को हम समग्र पे लागू करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र तथा समूह के सभी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। चौथा पॉइंट है भविष्यवाणी। पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कल। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना चाहिए। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक हैं अर्थात सत्य हैं तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती। फिफ्थ बिंदु है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययन करता रिसर्चर वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। रिसर्चर साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ काम करे। गिलिन और गिलिन ने विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी जो निम्न प्रकार से हैं और उन्होंने 5 विशेषताएं बताई हैं। आप देखिए, तटस्थता, वैश्विकता, ऑब्जेक्टिविटी, धैर्य, पेशेंस, सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ इनक्विजिटिवनेस। फिफ्थ है रचनात्मक विचार शक्ति, क्रिएटिव थिंकिंग पावर। पहला है तटस्थता या वैश्विकता। ये सामाजिक विज्ञानों में बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसमें अनुसंधानकर्ता क्योंकि किसी समाज का ही एक पार्ट होता है, उसकी मनोवृत्तियाँ, इच्छाएं, उनके खुद के पर्सनल घृणा, सामाजिक संबंध, सहयोग, ये सारी चीज़ें समाज में रहते हुए
उनसे व्यक्ति जुड़ा रहता है। इसलिए अनुसंधान करते समय ये माना जाता है कि अनुसंधानकर्ता को इन समस्त चीज़ों को छोड़कर तथ्य जिस रूप में उपलब्ध होते हैं उन्हें उसी रूप में वैल्यू न्यूट्रल होकर, वैल्यू न्यूट्रल का मतलब निष्पक्ष होकर, तथ्यों को इकट्ठा कर घटनाओं का अध्ययन करे। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है और उन्हें ठीक उसी रूप में चित्रित करता है जिस रूप में वे वास्तव में होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अध्ययन में व्यक्तिगत इच्छा, रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह, भय आदि को तनिक भी स्थान नहीं देता है। अपनी तरफ से किसी तरह का पक्षपात ना करे। दूसरा बिंदु है धैर्य, पेशेंस। आप देखिए, एक अनुसंधानकर्ता में ये निम्न विशेषताएं हों: तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और कार्य शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं, परंतु उन्हें जल्दबाजी में न तो अवलोकन करना और न ही कोई निष्कर्ष निकालना, यह घोषणा करनी चाहिए। इन सब के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। तीसरा बिंदु है सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विचित्र सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में, उनके सही परिप्रेक्ष्य में, उनके सही पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कठिन परिश्रम करने की बलवती इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ इंक्विजिटिवनेस। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाए और उनकी परीक्षा न कर ली जाए। फिफ्थ बिंदु है रचनात्मक विचार शक्ति, क्रिएटिव थिंकिंग पावर। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र ही काफ़ी नहीं है। उनके मस्तिष्क में तो यह बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इस तथ्यों का अर्थ क्या है और इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांत की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक के विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। ये 7 बिंदु इम्पोर्टेंट है कि किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जाएगा जब इन बातों का समावेश होगा। देखिए, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाना। दूसरा बिंदु है अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, ऑब्जर्वेशन मेथड को काम में लिया गया हो। तीसरा, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, अन्य शब्द में क्या है, व्हाट इज़, नॉट व्हाट ought टू बी, क्या है का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो कि कोई घटना मुख्य रूप से किन इम्पोर्टेंट कारणों के कारण घटित होती है का संबंध ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष प्रमाणिक हो, अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। बार बार में सैम्पलिंग करते हैं, बार बार में एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये देखा जाता है कि ये प्राकृतिक विज्ञानों में भी आप देखते होंगे, कोई मशीनरी मार्केट में आती है तो पहले उसका परीक्षण किया जाता है और बार बार में परीक्षण करके जब ये देखा जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और लगभग हमारा स्टैंडर्ड इतना इस वस्तु का रहेगा, उसी आधार पे वो वारंटी वगैरह देते हैं और उसी आधार पे लोग उस चीज़ का उपयोग करते हैं और ये उनमें विश्वास पैदा होता है
कि इस कंपनी की चीज़ का एक निश्चित स्टैंडर्ड है और ये ज़्यादा जेन्युइन है। अतः निष्कर्ष प्रमाणिक हो और उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, ये सामाजिक विज्ञानों में हम बार बार में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष सर्वव्यापी होने चाहिए। सर्वव्यापी मीन्स जर्नलाइजेशन किया हुआ हो। आप देखेंगे कि कोई बात किसी एक छोटे एरिया में लागू होती है लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं होती, सभी जगह लागू नहीं होती है। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये लगभग हर जगह ऐसा ही है कि अगर हमें लगता है कि गरीबी से अपराध बढ़ते हैं, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। एक जनरलाइजेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ गरीबी है वहाँ अपराध बढ़ते हैं, अपराध ज़्यादा होंगे। तो आप देखो किसी भी कंट्री में जहाँ जहाँ गरीबी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ वहाँ अपराध भी हैं। इसका मतलब है कि जहाँ गरीबी है वहाँ अपराध है। गरीबी अपराध को बढ़ाती है। अगला बिंदु है एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जो तथ्य हम इकट्ठे करते हैं, अगर उन्हीं पद्धतियों, उन्हीं क्षेत्रों में, उसी सैम्पलिंग या समग्र के आधार पर, निश्चित पद्धतियों के आधार पर, तथ्यों के वर्गीकरण के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर बार बार में अगर वही निष्कर्ष प्राप्त होता है तो हम किसी अन्य क्षेत्र पर जो उसी पृष्ठभूमि के होते हैं उन्हीं पद्धतियों के माध्यम से दोबारा से परीक्षण करते हैं तो निष्कर्ष वही निकलते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार हम भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। तो जितना अच्छा पद्धतियों का प्रयोग, बैकग्राउंड, अनुसंधानकर्ता का कठिन परिश्रम, ये सभी चीज़ें यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो वहाँ वह विषय विज्ञान बनता चला जाता है और उनकी पद्धतियों का विकास होता है और उनकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है और उन विषयों के भविष्यवाणियाँ भी अधिकतर सही निकलती हैं। आशा है कि विज्ञान की जो प्रमुख विशेषताएं, उनमें काफ़ी कुछ हमने देखने का प्रयास किया है, सीखने का प्रयास किया है। और यदि हम इसी आधार पर अपना अनुसंधान कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि वो अच्छे निष्कर्ष देने वाला विषय होगा। आज का ये व्याख्यान समापन की ओर है। इसी नेक्स्ट लेक्चर में हम वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति के चरण पर चर्चा करेंगे और साथ ही सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग एवं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाओं पर भी चर्चा करेंगे। मुझे आशा है आज का ये व्याख्यान आपको समझ आया होगा और मैं आशा करता हूँ इस पर आप फोकस करेंगे और आगामी जितने भी व्याख्यान और डिलीवर होंगे उनकी पूर्व तैयारी करके आप नेक्स्ट लेक्चर को भी ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।